में कहा था कि 1300 करोड़ की सरकार का जो है आपदा प्रबंधन के तहत पैसा गायब है, आपको भी याद होगा। फिर उसके बाद कई ऐसी बड़ी चीज़ें निकल के आई, सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 19,125 करोड़ के आसपास का पैसा इस सरकार में जो है अकाउंट्स नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी घोटाले की तरफ ये इशारा कर रहा है और मुझे उम्मीद थी कि इस बजट सेशन में वित्त मंत्री के मुखारबिन से कुछ इस सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी के खुलासे के बारे में भी कुछ टिप्पणी हो, लेकिन अफसोस वो 1,36,000 करोड़ का ही रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 19,125 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके बारे में राज्य सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलना, यह दर्शाता है कि किस प्रकार से आपदा में अवसर खोजने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों, ये जो बजट आया, इस बजट में युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, इस बजट में किसान को काफ़ी उम्मीद थी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक सरकार को चुना और एक विश्वास के साथ चुना, आज उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं था, इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं था और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रिझाने के लिए भी आधा अधूरा घोषणा इस सरकार ने किया। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने जगह होती है और राजनीति में जो प्रतिद्वंदता होती है वो भी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर ने और जिस सदन में वो बैठे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहाँ मूर्ति स्थापित है और जब अपना बजट भाषण वो पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि झारखंड राज्य अलग हुआ, इसमें दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का हाथ था और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का हाथ था, और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जिस अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड अलग राज्य हुआ, आज उनके मुख से और इस बजट भाषण में उनका नाम उल्लेख नहीं होना, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम लोग हमेशा जाकर सदन में घुसते हैं तो सबसे पहला चेहरा उनका दिखता है, और आज इस बजट के भाषण में जो उनका नाम का जिक्र नहीं होना और वैसी पार्टियों का जिक्र होना, राजद का मुझे याद है लालू यादव जी ने कहा था कि झारखंड बनेगा तो मेरी लाश में बनेगा, आज इस बजट भाषण में उनको भी क्रेडिट देने का काम यहाँ महागठबंधन की सरकार ने किया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि इस बात को आपके समक्ष रखने की आवश्यकता है। मैं कई दिन से देख रहा था कि महागठबंधन की सरकार जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई है, जीएसडीपी में वृद्धि आई है, 7.7% हम लोगों का रहा है और इस तरह की पब्लिसिटी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इनकी बारीकियों में जाना पसंद नहीं कर रही। और जब आप इनकी बारीकियों में जाएंगे, जब आप चीज़ों को और देखेंगे, जब आप चीज़ों को और गंभीरता से देखेंगे तो कई सब चीज़ें आपको फिर समझ में आएगी। जो झारखंड का प्रोपोर्शन है, चाहे जमीन का प्रोपोर्शन हो, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हो, उस हिसाब से हम लोगों की हिस्सेदारी जीएसडीपी में 2% होनी चाहिए और आज की डेट में हमारी हिस्सेदारी 1.5% मात्र ही है। इसका मतलब 2% के हिसाब से मुझे लगता है कि 2% के हिसाब से यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती, यानी कि 13-14% बढ़ती, तब हम लोग जाकर हिंदुस्तान भारत के अर्थव्यवस्था से कैचअप करके कंपेयर कर सकते थे। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था 7.7 है जिसमें ये सरकार खुश हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसको और बढ़ाने की आवश्यकता थी और इस सरकार ने 7.7% ही करके अपने आप को अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जो ये दर्शाता है कि सरकार प्रोएक्टिव काम नहीं करना चाहती। और अगर जीएसडीपी की भी बारीकियों में आप जाएंगे तो जीएसडीपी में सबसे ज्यादा तीव्र गति के साथ यदि कोई सेक्टर बढ़ा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है। और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है? कंस्ट्रक्शन है, रेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन, और सारे के सारे पैसे यदि आ रहे हैं तो वो केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी, उसमें ये सरकार विफल रही है। जो उसके क्षेत्र में आता है, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपका फूड हो गया, इन सब चीजों में सरकार वृद्धि नहीं दिखा रही है। किसानों के हित में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस पे केंद्र सरकार काम कर रही है, पैसा ला रही है और जो सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर, और जिसके बनिस्पत झारखंड का जो है अर्थव्यवस्था आगे की तरफ जा रहा है, उस पे अपनी पीठ
हफ्ता पाने का काम यह सरकार कर रही है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टर्शियरी सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट की बात कैसे हो, सर्विस सेक्टर कैसे ठीक हो, इस पे सरकार बजट में कोई प्रावधान नहीं कर रही है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के बदौलत ही वो अपनी पीठ थपथपाने का काम जो ये सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि केंद्र की योजनाएं और केंद्र के पैसों के माध्यम से झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो गति पकड़ रही है। उसका क्रेडिट, सारा का सारा क्रेडिट केंद्र को जाता है और केंद्र के पैसे और पेंशन की राशि को जाता है। ये सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं कई चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक देख रहा था और कई चीज़ों के बारे में इस बजट में उल्लेख भी हुआ। मैया सम्मान योजना की बात भी हुई। मैया सम्मान योजना में 13,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी सरकार ने किया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को संख्या का पता ही नहीं है कि कितने लोग मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। 40 लाख हैं, 50 लाख है, 57 लाख है, 65 लाख है, कितने हैं इनको पता ही नहीं है। मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रेस चैनल के माध्यम से जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो 57 लाख के आते हैं, 57 लाख के आते हैं। और 57 लाख को मैया सम्मान योजना देने के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान कितना किया है? 13,000 करोड़ का। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन मैया सम्मान योजना का फिगर और बढ़ जाएगा, जो कि 65 लाख जाने का अनुमान है, और जिसमें 8 लाख की वृद्धि होगी, तो बचा हुआ जो पैसा हैगा उसको भी आपको बजट में एलोकेट करना चाहिए था। इसके साथ साथ 3 महीने का जो बकाया आपने रखा है उसको भी बजट में समाहित करना चाहिए था। और सारे चीजों को अगर हम मिला दे, 17,000 करोड़ मैया सम्मान के अगर हम 57 लाख लोगों को बेनिफिट देते हैं, 3 महीने का बकाया 4,000 और 8 लाख जो एक्स्ट्रा करोड़, तो टोटल फिगर 23,000 करोड़ के आसपास। और प्रावधान कितना का किया है? 13,000 करोड़। यानी कि आधा माइलस्टोन भी अभी पूरा इस सरकार ने नहीं किया है। और सरकार इस तरह से जता रही है कि हम सबको बेनिफिट दे रहे हैं और सबको इसका फायदा मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में 3 महीने का 3 महीने में एक बार पेमेंट होगा, 4 महीने में एक बार पेमेंट होगा। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। रेगुलर पेमेंट ये सरकार कभी नहीं कर पाएगी। ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि इसके बजट पे इस चीज को नहीं दर्शाया गया है। अगर बजट में सही में महिलाओं के हित में सरकार सोच रही होती तो कम से कम 24,000 करोड़ रुपए बजट में इसका एलोकेट करके इसको घोषणा करनी चाहिए थी सरकार। जो सरकार ने नहीं किया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम में सबसे ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर किया है। सोशल वेलफेयर स्कीम में अगर आप सरकार का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 17.5 के आसपास उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम में किया है। जैसा मैंने कहा, कृषि क्षेत्र में जितना सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, बजट में अलॉटमेंट करनी चाहिए, तो वो बजट में नहीं दिख रहा है। 4.11% के आसपास सिर्फ बजट में अलॉटमेंट है कृषि क्षेत्र में। अब जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें अब कृषि क्षेत्र में पैसा नहीं डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे किसानों की क्या दुर्दशा होने वाली है महागठबंधन की सरकार में। तो कृषि क्षेत्र में सरकार को करना चाहिए था, सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था और युवाओं के रोजगार के बारे में सरकार को सोचते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका फंड एलोकेट करना चाहिए था, जो इसमें नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि सरकार जब चुनावी मोड में थी तो उन्होंने 7 गारंटी की बात की थी। पहला गारंटी सरकार ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वो अलग की बात है कि नौकरी में भी सरकार ने घोटाला करते हुए 2 साल के अंदर जो नौकरी की संख्या 4.66 लाख थी उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया। और ये भी पता नहीं चला कि आखिर ये संख्या, जो रिक्त पद की संख्या, वो कम क्यों हुई। बावजूद इसके आज तक सरकार ने नौकरियों में नियुक्तियों के बारे में सरकार ने सदन के अंदर भी कुछ नहीं बोला और बजट में भी इसका एलोकेशन नहीं हुआ। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। युवाओं के साथ सरकार ने छलावा किया है। सरकार को चाहिए था कि 10 लाख सरकारी नौकरी ना सही, लेकिन कम से कम 1.5 ना 1,60,000 के आसपास जो नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उस पर तुरंत बहाली निकालने के लिए बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसका प्रावधान करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया, सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बयानों में दिखना पसंद कर रही है, पेपर में दिखना पसंद कर रही है और धरातल पे काम करना पसंद नहीं कर रही है।
अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के जो है आंकड़ों को देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार ने वृद्धि कितना किया? सरकार ने 20.5% की वृद्धि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर दी है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने कितना वृद्धि किया? 9%, 8% के आसपास जो है इन्होंने वृद्धि की है। अब आप बताइए कि कोई भी जो बजट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस होना चाहिए। अब इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देना और इतना कम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा आम जनता को, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करने का मतलब है आप जो है एसेट्स नहीं बनाएंगे, आप अपने एसेट्स को क्रिएट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपके पास रेवेन्यू का जो जरिया आने वाले भविष्य में होना चाहिए वो आप उसका क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, फिक्स्ड एसेट नहीं बना पाएंगे। इसके कारण आपको रेवेन्यूज़ में आप एक्सपेंडिचर जो करते चले जाएंगे तो लोन लेना पड़ेगा, और जब आप लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे लोन एक्सपेंडिचर के चक्कर में। और ये पूरा का पूरा प्रदेश आने वाले समय में राजकीय घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहा है। इसको लेकर सरकार कोई प्रोएक्टिव कदम नहीं कर रही है, और जिस दिन रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ सरकार का ये पूरी व्यवस्था चली जाएगी तो कल की डेट में ना सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए यहाँ पर सरकार के पास पैसा होगा और ना ही अपना ऑफिस चलाने के लिए सरकार के पास पैसा होगा। ये सरकार उस दिशा में चल रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कम यहाँ पर जो है खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में आपके सड़क जो है जर्जर रहेंगे, पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा, रोड नहीं बनेगा, चेक डैम नहीं बनेगा, और जिस बनिस्बत काम होना चाहिए था ग्रामीण क्षेत्र में वो काम नहीं हो पाएगा। सरकार तो कोई भी आएगी तो रोड बनाएगी, कोई 2 किलोमीटर बनाएगी, कोई 20 किलोमीटर बनाएगी। रोड बनाना तो सरकार का काम है, लेकिन जिस गति के साथ काम होना चाहिए उस गति में ब्रेक लगेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फिर जाके गांव से ही होना है। जब रोड बनेगा, चेक डैम बनेंगे, पुल पुलिया बनेंगे तो नौकरियां मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी तो आपके घर में पैसा आएगा, आपके घर में पैसा आएगा तो आप उसको खर्च कर पाएंगे। इस पूरी अर्थव्यवस्था को इस बजट में दरकिनार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि सरकार ने इन सब चीज़ों की तरफ देखा क्यों नहीं? वित्त मंत्री जी तो काफ़ी मुझे लगता है कि इन बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं। चुनावी एजेंडा इतना हावी है सरकार के ऊपर कि सरकार एक बैलेंस्ड बजट बनाने में नाकाम रही है, और जब बैलेंस बजट नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा आम नागरिक होने की वजह से जरूर आपके पॉकेट में हो या आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार का 7 गारंटी मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा। सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसके बारे में तो बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ। सरकार ने तो नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सरकार ने एक और गारंटी कहा था कि 1932 का खतियान ले आएंगे। चलिए, बजट में उसका प्रावधान का कोई रूम नहीं। बजट सेशन में तो 1932 के बारे में बोलना चाहिए सरकार को। आखिर क्या मंशा है सरकार की? होगा नहीं होगा, क्या होगा? सरकार ने कहा था कि शिक्षा की हम लोग गारंटी लेते हुए हर एक प्रखंड में महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बजट में सरकार ने डिग्री कॉलेज के बारे में एक शब्द भी कहीं कहा होगा कि प्रखंडों में कैसे डिग्री कॉलेज बने। सरकार ने कहा कि हम लोग जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने अपने बजट के भाषण में हर जिले को कवर किया और यह कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज और डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। सरकार ने खाद्य सुरक्षा में कहा कि हम लोग 7 किलो अनाज एक प्रति व्यक्ति को देंगे। इसका बजट में तो प्रोविजन नहीं हुआ। मुझे तो नहीं दिखा कि बजट में कहीं इस चीज का प्रोविजन हुआ हो। सरकार ने कहा कि हम लोग सिलेंडर 450 रुपए देंगे। इस बजट में इस चीज का भी कहीं ना कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो सरकार ने करना क्या है, सरकार को का विजन क्या है, ये क्लियर नहीं है। 7 गारंटी की तो आप बात करते हैं, उसमें से एक भी गारंटी आप पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि बजट अबुआ बजट है, बजट बहुत लोगों से परामर्श करके बना है। मुझे लगता है ये अबुआ बजट नहीं है, ये अपने बबुआ को खुश करने के लिए बजट बना है। और जब बबुआ को खुश करने के लिए अबुआ बजट बनेगा तो इस तरह की त्रुटियां, दिक्कत, समस्या, परेशानी आएंगी, जो मैंने आपको आपके समक्ष रखने का काम किया। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों के तरफ मैं और आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से
सरकार बार बार कहती है कि केंद्र का पैसा बकाया है, केंद्र का पैसा बकाया है, केंद्र के पैसा में आज आप देखिए कि सरकार ये जवाब नहीं दे पाई कि कमेटी गठित हुई है, मान लीजिए कि 1,36,000 करोड़ की, तो स्टेट लेवल पे हुई है कि वो नेशनल लेवल पे कमेटी हुई, सरकार को खुद नहीं पता है। सरकार को खुद नहीं पता है कि किस हेड में कितना पैसा है और उस पैसे का जो है प्रावधान जो है उसके लिए क्या ट्रिब्यूनल में मामला फंसा है या सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। अपने मन से आप एक फिगर लेके आ गए, आपके पास प्रमाणिकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि 19,125 करोड़ का सीएजी का जो घोटाला हुआ है उसमें एक सरकार कमेटी बनाए और चलती सत्र में यह ऐलान करे कि 19,125 करोड़ का घोटाला सीएजी रिपोर्ट ने जो चिन्हित किया है उसमें सरकार क्या कार्रवाई करना चाह रही है। और अगर आप कमेटी नहीं बनाएंगे तो मजबूरन विपक्ष में होने के नाते हम लोग अपना इंटरनल कमेटी बना के स्टडी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप घोटालों के तरफ, घपलों के तरफ ध्यान ना देकर आप सिर्फ पर्दा आई वॉश करने का जो काम करते हैं, ये सबसे बड़ा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें बयान देना चाहिए था कि 19,125 करोड़ सीएजी घोटाला जो हुआ उसमें आखिर कौन कौन सम्मिलित थे, कौन से डिपार्टमेंट फॉल्ट पे थी। और एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोयला के राजस्व में पूरा झारखंड पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे है और पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे होने के बावजूद दिसंबर फाइनेंशियल मंथ तक जो पैसा मिला है वो सर्वाधिक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोल इंडिया ने पैसा दिया है, वो झारखंड को दिया है, बावजूद कि झारखंड का प्रोडक्शन तीसरे नंबर पे है। 22.5% जो है पूरे राजस्व का पैसा झारखंड को मिला है और ये सरकार कहती है कि केंद्र हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है बोलने का। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि ये सरकार पृष्ठभूमि तैयार करना चाहती है, क्योंकि कल की डेट में जब वो अपना खजाना खाली कर देगी तो सारा का सारा ठिकरा किस प्रकार से केंद्र पे फोड़े, ये सरकार एक पृष्ठभूमि तैयार करने का काम कर रही है। अगर आप बजट को भी देखें और बजट में जो सेक्शन है जिसमें पैसे कहाँ से आएंगे उसकी चर्चा हुई है, तो सारा का सारा डिपेंडेंसी इस बजट में भी जो है पैसे की वो केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड से है और केंद्र सरकार के जो टैक्सेस से पैसा आना है राज्य को उस पर निर्धारित है। अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपने राज्य की रेवेन्यू रिसीट्स को ठीक करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्टेट ने केंद्र से जो पैसा आना है उसी पैसा के बदौलत वो अपना बजट चलाना चाहती है और केंद्र को भी गाली देना चाहती है। ये सरकार की मंशा है और ये सरकार की मंशा इस बजट के भाषण में, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी को साफ साफ तरीके से दरकिनार करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को साफ साफ इस बजट में उनका नाम का उल्लेख ना करना, ये दर्शाता है कि क्या राज्य की मंशा केंद्र की सरकार की तरफ है। इसीलिए इन सब बातों के को मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को आप इसका एनालिसिस क्रिटिकली करेंगे और यदि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है तो मैं आग्रह करूंगा जो हमारे कलीग हैं कि उन सब चीज़ों में प्रकाश डालें। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखूं। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये सरकार मैया को सम्मान देने के नाम पे जो खिलवाड़ कर रही है, ये काफी सोचने का और चिंता का विषय है, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए देके जो बाकी के महिलाओं को नेग्लेक्ट दरकिनार करने का साजिश ये सरकार जो रच रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी ये खड़ी रहेगी और सारे के सारे महिलाओं को उनका हक कैसे मिले। 57 लाख महिला और भविष्य में जो और निबंधन होगा जिसकी संख्या 65 लाख जाएगी, उन सारे के सारे महिलाओं के लिए, हक के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, लड़ेगी। यही मैं आपके समक्ष इस प्रेस के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था। यदि कोई विषय मेरे से छूट गया तो मैं आग्रह करूंगा अपने कलीग से कि उसमें भी प्रकाश डालें। स्थापना में तो 250 करोड़ का इंक्रीमेंट किया गया है। इसका मतलब जो जिलों की मांग थी या ब्लॉकों की नई मांग थी, या सरकार हो सकता है कि वो पैसा तो सैलरी में खर्च करे, तब सीधे से इनकार कैसे करें? देखिए, स्थापना में जो वो बार बार ये चीज़ का, आप भी जो चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और सरकार भी ये बार बार करेगी, स्थापना के व्यय को हम लोगों ने कम किया है। अब सवाल ये है कि स्थापना के व्यय को कम करना बहुत बड़ा ये लॉजिकल पॉइंट इनका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। जब सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है
तो सरकार को स्थापना व्यय में खर्च करने के लिए कुछ चीज ही नहीं बचा। फिर सरकार का जितना भी सरकार कर्मचारी है वो रिटायर कर जा रहे हैं, और रिटायर कर जा रहे हैं और नए लोग आ नहीं रहे हैं, तो स्थापना व्यय तो कम होना ही होना है। सरकार यदि नियुक्ति कर ली होती तो आज स्थापना व्यय स्वाभाविक सी बात है बढ़ती। सरकार तो ये भी बोल रही है कि 4 लाख सरकारी नौकरी से सरकारी नौकरी घटकर 1,50,000 हो गई। तो सरकार नौकरी देने के ही मूड में नहीं है, और जब सरकार नौकरी देने के ही मूड में नहीं होगी तो स्थापना व्यय कम होना ही होना है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक इनका नहीं है। यह लॉजिक अच्छा तब रहता कि सरकार जब रिक्रूटमेंट कर रही होती, नौकरियां दे रही थी, उसके बाद इस बारे में बात करती तो मुझे समझ में आता है, लेकिन सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। आपने कहा मैया योजना में जितना पैसा चाहिए 57 लाख को ही आप जोड़े पहले, उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है। 1700 चाहिए या 17,000 करोड़, और आप उसमें 13 है। सरकार कहेगी कि हमारे पास अभी अनुपूरक है। क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि अमित जी के जिस विधानसभा से आते हैं, जिस जिले से आते हैं, वहाँ एक आदमी ने 10-10 इनरोलमेंट करा के रखा है। अभी तो उसका जांच चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं प्रेस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा में यदि घोटाला होता है और मनरेगा में यदि कोई घपले होते हैं तो कार्रवाई किस पे होती है? मेरे ख्याल से बीडीओ पे होती है, पंचायत सचिव से सबसे पहले होती है। यदि 10-10 लोगों ने इनरोलमेंट कर लिया मैया सम्मान में, तो गलती किसकी थी? सबसे पहले गलती तो पदाधिकारी की थी। और जब पदाधिकारियों की गलती थी और पदाधिकारी को चिन्हित कर आप नहीं पनिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अनसेट तरीके से आप भी चाह रहे थे कि 10 लोगों को बेनिफिट मिल जाए चुनाव के समय, ताकि 10 लोगों के घर में पैसा चाहे तो उसका वोट मिल जाए। तो जब आप इस मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से होंगी। आपको सबसे पहले पदाधिकारियों को पनिश करना चाहिए, सबसे पहले वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने गलत फॉर्म भरवाया, क्योंकि फॉर्म तो सत्यापित होके आता है, और जब सत्यापित होके आता है तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की गलती होती है। आप ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन आपने दिया था कि जितना फॉर्म आ जाए सबको भर दो, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस सोच के साथ आप जब चुनाव में गए थे तो मुझे लगता है गलतियां स्वाभाविक है। मैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि यदि किस महिलाओं पर पीड़ात्मक कार्रवाई होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी। महिलाओं पर, आम नागरिकों पर कार्रवाई ना हो, पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज भी उठाएगी। मतलब जिसके पास पैसा गया आप सरकार रिकवर नहीं करे, अगर गलत पैसा गया आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ दे? मेरे ख्याल से सबसे पहले जो सत्यापित फॉर्म जिन्होंने किया उसको, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि फॉर्म आपने गलत सत्यापित कर कैसे दिया? आपको पैसा ही इस चीज का मिलता है कि आप फॉर्म सत्यापित करें, आपने सत्यापन ही ठीक नहीं किया, तो इसका मतलब आपने अपना ड्यूटी नहीं पूरा किया। जब आपने नहीं अपना ड्यूटी पूरा किया तो आप सबसे पहले जो है पनिशमेंट और कार्रवाई के हकदार होंगे, तो उस पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग भी करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि सरकार कर्जा भी वापस करने के लिए निवेश करने को तैयार है। किस चीज पे? किस चीज पे? सरकार कर्ज जो ली है उसका पैसा वापस करने के लिए भी उन लोगों ने तैयारी रखा है। किसका कर्जा? मतलब सरकार के पास जो कर्ज है ऑलरेडी, ऋण के लिए 2,000 करोड़ सरकार ने रखा हुआ। नहीं तो वापस कर दे तो अच्छी बात है। सरकार करे तो पहले, सरकार का अभी तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जब आप देखेंगे, जो एक्चुअल देखेंगे एस्टिमेट, वो काफ़ी भिन्न रहेगा अपने प्रोजेक्टेड से। तो अभी तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होना है, अभी तो फाइनेंशियल ईयर का भी बकाया अभी आना बाकी है। सरकार घोषणाएं तो बहुत सब चीज़ कर रही है। मुझे तो खुशी होगी कि सरकार जितना भी लोन है उसका रिपेमेंट कर दे, इंटरेस्ट भी दे दे, अपने इकोनॉमी को भी ठीक कर दे, लेकिन सिर्फ पेपर और बयानों में और सदन के अंदर ना हो, ये धरातल पे दिखे, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 65 लाख जाने का अनुमान है, और जिसमें 8 लाख की वृद्धि होगी तो बचा हुआ जो पैसा हैगा उसको